बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं वेव एफएम 96.6 और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अहमद बिलाल, प्रोग्राम दी जर्नल के साथ। सामीन, हर जुमे की शाम हमारी मुलाकात हुआ करती है इस प्लेटफॉर्म पर और ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपके मसाइल और उनका हल तलाश करने की कोशिश की जाती है और कोशिश करते हैं कि हर उस डिपार्टमेंट को टच किया जाए, वहाँ से मेहमानों को यहाँ पे मदऊ किया जाए जिनसे आपके मसाइल जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके सवालात होते हैं लेकिन जवाबात नहीं मिल पाते या आपकी रसाई में वो इदारे नहीं होते। तो ऐसी सूरत हाल में हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं और मेहमानों को यहाँ पे इसीलिए मदऊ किया जाता है ताकि आपके सवालात उनके सामने रखे जाएं और उनका जवाब भी लिया जाए और जितने भी मसाइल हैं उनमें से मैक्सिमम का हल तलाश करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए आपका और हमारा जो राब्ता हुआ करता है, जी हाँ, वो 0334 19 66 9 66 पे हुआ करता है, जिसमें आप हमें SMS कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि हर शहरी से उस मौजू जो मसला है वो जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अदालती निज़ाम की आज बात करेंगे और आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है लॉ इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून बेसिकली है क्या और इस की अमलदारी जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुमकिन हो रही है, कितना जो है वो कानून पे अमल हो रहा है। अदालतों के अंदर पेंडिंग केसेस की अगर बात की जाए तो उसको भी आज हम मौजूए बहस लाएंगे। और उसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा हॉट इशू आजकल चल रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो करंट अफेयर्स पे मुश्तमिल होता है, जो मौजूदा हालात हाज़रा होते हैं उस पर बात की जाती है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में जो ग्रीन सर्टिफिकेट का एक मौजू आजकल चल रहा है, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त की बात हो या मुंतकिली की बात हो, तो हुकूमत की जानिब से एक नया स्टेप लिया गया है कि पुराना जो रवायती निज़ाम था उसको ख़त्म करके एक नया निज़ाम लाया गया है जिसको ग्रीन सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। आज उसमें बात करेंगे कि क्या हमारा निज़ाम इतनी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ काम करने वाले लोग और आवाम जिन्होंने वो ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना है, क्या सबके सब इस नई तब्दीली के लिए तैयार हैं। तो इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम सवालात के लिए आज हमारे साथ इंतहाई आम शख्सियत मौजूद हैं। माहिर कानून हैं, राना खुर्रम शहजाद साहब हैं, जो कि पेशे के एतबार से एक लॉयर भी हैं और ख़ास तौर पे जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी के हवाले से है। लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जनरल गुफ्तगू से आगाज़ किया जाए और बात की जाए पाकिस्तान के कानून के हवाले से, अदालती निज़ाम के हवाले से। सामीन, अगर देखा जाए तो एक अंदाज़े के मुताबिक जो दुनिया में कहा जाता है कि तकरीबन 143 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पर तकरीबन आता है कानून की अमलदारी के हवाले से। और इसी तरह अगर अदालतों में पेंडिंग केसेस की बात की जाए तो एक मुहतात फ़िगर जो हमारे सामने आती है उसके मुताबिक तकरीबन जो ओवरऑल केसेस हैं वो तकरीबन 22 लाख उनकी तादाद है। तो अगर बात की जाए इस हवाले से आज हमारे मेहमान के साथ, तो जनाब राना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है और हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से हम आगाज़ करेंगे अपने गुफ्तगू का। ये बताइएगा कि आलमी सतह पर 130वां नंबर, तकरीबन 128वां 130वां नंबर यहाँ पे राउंड फिगर जो है वो करता है। क्या समझते हैं, क्या कवानीन कम हैं या कवानीन उतने मौजूद हैं? इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे अगर देखा जाए वहाँ पे मसला आता है कि इतनी बड़ी तादाद, यानी 22 लाख के करीब बताया जाता है कि इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जो हमारी लोकल कोर्ट्स हैं, मजमूई तौर पर 22 लाख हैं। और जो लोकल कोर्ट्स हैं वहाँ पे तकरीबन बताया जाता है कि 18 लाख के करीब जो पेंडिंग केसेस इस टाइम ऑन गोइंग चल रहे हैं अदालतों के अंदर। क्या कहेंगे इस सारे हवाले? सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे दावत दी और जहाँ तक बात है अदालती निज़ाम की, तो इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा अदालती निज़ाम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा स्लो है। और कोई भी कानून बनता है उसमें आप अक्सर देखेंगे कि पंजाब को सबसे पहले हिट किया जाता है।
पाकिस्तान के बाकी सूबे भी मौजूद हैं, 4 और सूबे मौजूद हैं, गिलगित बिल्तिस्तान है, KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है। उनमें किसी भी सिस्टम को लॉन्च नहीं किया जाता। सबसे पहले जो सिस्टम लॉन्च किया जाता है वो पंजाब के अंदर किया जाता है। और पंजाब में महकमे बनाने की बात पर आए तो मरीम नवाज साहिबा ने छोटी छोटी बातों पर महकमे बना दिए हैं, जैसे माहौल एनवायरनमेंट के लिए अलहदा महकमा बना दिया है, पीरा को अलहदा इख्तियार दे दिए गए हैं। अब कोई आम शहरी उससे मुतासर होता है तो पीरा के खिलाफ वो डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं करवा सकता, उसके कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल नहीं पॉसिबल। महकमों के खिलाफ कार्रवाई कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगर पेंडिंग केसों की तादाद देखें पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जदीद दायरी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अभी हमारा कल एक जज साहब से मुकालमा हो रहा था, केस में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था 22 से 22B की रेट पिटीशन जो है ना, वो कोई घी लेने जाता है वहाँ से नहीं मिलता तो 22 से 22B की रेट पिटीशन आ जाती है, और छोटी छोटी बातों पर ये पिटीशनें वकला फाइल कर देते हैं। ठीक है। तो ये पीछे 2019 और 20 के राउंड अबाउट ख़त्म भी कर दी गई थी, लेकिन फिर वकला के एहतजाज पर इसको बहाल किया गया। असल में जहाँ पर जिस महकमे को चेक कर लें, पुलिस को चेक कर लें, वहाँ पे मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं। अवाम उनके जो पे है वो कर ही नहीं सकती। अगर कोई किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो वो अपनी FIR नहीं कटवा सकते, ऊपर बैठे 1787 पर कॉल करें तो आपका मसला हल हो जाएगा, DSP साहब के पास है आपका मसला हल हो जाएगा। आप जब एप्लीकेशन लेके जाते हो पहले आपको चोर की निगाह से देखा जाता है कि जो आने वाला बंदा है वो ही क्रिमिनल है, हालांकि वो तो इंसाफ लेने आया होता है। कई ऐसे साहबान ऐसे हैं कि वो जो एप्लीकेशन लेके जाता है वो एप्लीकेशन का जो टास्क नंबर है ना वो ही नहीं लगने देते, जो कंप्यूटर नंबर है वो एप्लीकेशन अपने पास रख लेते हैं, फिर वो उनकी मर्जी होती है लगने दें या ना लगने दें। साइल उस वक्त तक CPO को भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। तो अब जो अदालती निज़ाम है उसमें जहाँ पे पेंडिंग केसेस आते हैं ना सर, वहाँ पे जदीद दायरी भी बहुत ज़्यादा है। जदीद दायरी की जो रेशियो है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। अब छोटे छोटे मसाइल को हम अदालतों में ले आएंगे, फिर उन मसाइल को जो इलाकाई सतह पर हल होने वाले मसाइल हैं, जैसे हमारे जो कोर्ट में इस टाइम बहुत ज़्यादा रेशो है केसेस की वो है खुला की, और दूसरे नंबर पर जो रेशो आती है वो है प्रॉपर्टी की। पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही मसाइल हैं, और तीसरे मसले फिर इनके बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये मसाइल जो पेचीदगियां पैदा करते हैं। अच्छा, आपने बात की है अदालती निज़ाम से पहले पुलिस के निज़ाम के हवाले से, फिर तो अगर देखा जाए तो SHOs तो फिर अदालतों का भला करते हैं कि अगर वो वहाँ तक बात नहीं जाने देते, अपने तक रख लेते हैं। सर SHO तो चाहते हैं कि वो बात वकील तक भी ना जाए, वो तो सारे मामले खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद ही FIR देते हैं, खुद ही उसके मुद्दई बनते हैं, और खुद ही उसको आगे वो फिर पैसे ले दे के मामला ख़त्म करते हैं। अभी FIR एक हुई है थाना सदर की हदूद में, मेरे ख्याल शायद 1620 है, वो किसी को फायर लगा है तो पुलिस ने जनाब 3 पार्टियों की फायरिंग बना के ना वो पूरे 15-20 लोगों को उसमें लपेट दिया है। अब उसमें फी बंदा भी जो कम से कम 1-1 लाख रुपए पे करेगा तो 15-16 लाख रुपए तो उनके पास इकट्ठा हो जाना पुलिस को, और वो पुलिस वहीं से जान छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी मुदई भी खुद पुलिस बनी हुई। पुलिस जब मुदई जिसके फायर लगा मुदई तो बेसिकली उसको बनना चाहिए ना, तो पुलिस का तो इसमें अमल दखल ही नहीं है, लेकिन वो पुलिस खुद इसलिए मुदई बनी है कि उसमें से माल उनको फिर इनकम आ जाए SHO साहब को। अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब, अगर अदालती निज़ाम की तरफ वापस आते हैं हम, अगर पेंडिंग केसेस की बात की जाए, जब एक फिगर सामने आती है, हमने जैसे कहा कि 22 लाख के करीब एक आम शहरी है, अगर उसने अदालत से इंसाफ लेने जाना है, उसके सामने ये फिगर आती है, वो ये सोच के भी बैठ जाता है कि पहले ही इतनी बड़ी तादाद के अंदर केसेस अदालतों के अंदर मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं क्या ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है या कहीं पे झोल है, कहीं पे सुस्ती है कि जो अदालती निज़ाम है हमारा उसके ऊपर एक आम आदमी का एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है, और वो कोशिश करता है कि अवॉइड किया जाए कि वो अदालत वाली साइड पे ना ही आए। मेरे मुकाबले में अदालती निज़ाम पर लोगों की तवक्कुआ ज़्यादा है, जो चाहते हैं कि हमारे केसेस डिले और पेंडिंग की तरफ जाएं वो अदालतों से रिव्यू करते हैं। जो कहते हैं मामला लटके रहें, नस्ल दर नस्ल चलते रहें, तो वो अदालतों से रिव्यू करते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। वो इसमें उनके लिए मौजे हैं जो केसेस की तरफ आते ही नहीं, वो तो घर बैठ के मफामत के साथ वो कम लेके भी अपना गुजर बसर करके चला लेते हैं निज़ाम तो ये नहीं, बेसिकली निज़ाम तो मेरे ख्याल साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए, और ऐसे कानून भी मौजूद है, हाई कोर्ट की ने साइटेशनें भी इस पर दी हुई हैं, लेकिन वो अमल दरामद नीचे से बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें सर गवाहान पर जिरा
फिर वो शहादतें और वकला की छुट्टियां, उनकी परेशानियां, बीमारियां वो साथ साथ चलती हैं, वो ये डिले का भी सबब बनती है। 10-12 साल में कर सके तो आप ग्रीन सर्टिफिकेट को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। फैसलाबाद में नहीं चला सकते। मैं कहता हूँ आपने साहिवाल में इसकी वो चला के आपने देख नहीं लिया, वहां पे वो डीसी साहब ने जवाब दे दिया था कि ये हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते, मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। सर उसमें मुश्तरका खेवड़, फिर अच्छा इसमें दो बड़ी बातें हैं कि हमसायों की गवाही डाली गई है। अच्छा। तो हमसाये तो सर मेरा ख्याल बनती नहीं आजकल किसी के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमसायों ने तो गवाही देनी नहीं है, वो फिर पेचीदा निज़ाम बनाया गया है। अगर आपके पास गूगल है, गूगल मैप है, तो आप उसकी लोकेशन डायरेक्ट लें, आप रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या फर्द के साथ अगर आपने मैच करना तो गूगल से आप उसकी पिक्चर लें, आपके पास जदीद निज़ाम मौजूद है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास अलमिया पे अलमिया है, हमारे पास 4G कनेक्शन है, वो 2G चल रहा है और काम हमारे 8G 7G वाले हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट 7G से नीचे मेरा साल सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे अक्सर अब कभी ये ब्रांचेस स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पर आप हालात देख लें, यकीन करें रोना आता है। जो बंदे टैक्सेस पे करके बयान करवा रहे होते हैं, पसीनों, वहाँ पे दूसरे दिन वीडियोस आई होती हैं, साथ खवातीन जलील हो रही होती हैं, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे जलील हो रही होती हैं। तो ये निज़ाम अभी बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल पंजाब के अंदर तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसको आप KP के अंदर कम आबादी वाले सूबे के अंदर या बलूचिस्तान में कर सकते थे, लेकिन जो भी कानून हो वो पहले इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में करने की कोशिश की जाती है। ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट है मेरे ख्याल तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका या UK के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी मौजूद नहीं है। और ये बड़ा फख्र से बताते हैं कि हमने 450 साल पुराना निज़ाम चेंज करने की कोशिश की है और इसमें बुरी तरह नाकाम होंगे और हो रहे हैं। लोग बहुत परेशान है इस मामले में। अच्छा, आपने जो बात की है बाकी वैलिड बात एक इसके अंदर ये मौजूद है कि जो भी प्रोजेक्ट हो, मेरा ख्याल है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंट करके छोटी सतह पे देख लेना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके जितने भी सिकम होते हैं, जितने भी उसके अंदर मसाइल होते हैं, वो उसी छोटे सतह से ही सामने आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। फिर आप एक ब्रॉड वे में जाते हैं, फिर आप एक पूरे सूबे के ऊपर उसको अगर इम्प्लीमेंट आपने करना भी है तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इसको किसी भी मखसूस शक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं ना उसकी, तो फिर हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। मतलब मैं फैसलाबाद से लूँगा, अगर 224 चेक है उसको ही आप ग्रीन सर्टिफिकेट पर ले जाते हैं ना, तो पहले उस पर चेक करते कि ये साल के अंदर कितने हमने किए हैं, तो आने वाले सालों की कितना जल्दी प्रोसीजर मुकम्मल कर लेंगे। सर इतना निज़ाम पेचीदा कर दिया, कंप्यूटर निज़ाम। आप फ़र्द लेने वाले दूसरी तरफ बैठे होते हैं, मैं देने वाला इस तरफ बैठा होता हूँ, और मेरे पास कंप्यूटर होता है, मैं यहाँ से जो मर्जी आपको बता दूँ, आपकी मानना मजबूरी है। एक अहमद साहब होते थे कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, वो करोड़ों रुपया प्रिंट करके यहाँ से पाकिस्तान से रफू चक्कर हो गए हैं, सिर्फ इसी सूरत में कि जी आपका नाम गलत है, आपकी वल्दियत गलत है। जो मैनुअल खाता होता है सर, उसमें पटवारी साहब के पास हम जाके चेक कर लेते थे, साइल भी चेक कर लेता था, तो वकील भी चेक कर लेता था मसला क्या है। अगर मसला है तो फिर हम हल करवाएं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही फर्द लेके आ जाएं। अब यहाँ पे मसला ये आता है कंप्यूटर, अब जो ये कंप्यूटर जो आपकी तरफ मुंह है, मैं नहीं देख सकता इस पे चल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इसमें मुझे जो बता देंगे, मेरी मानना मेरी मजबूरी है, वरना मुझे वो फर्द मिलेगी नहीं। यानी आपकी एक्सेस में नहीं है पूरा आपका डाटा, अपना ही डाटा आपकी एक्सेस के अंदर। या तो हमारी तरफ भी कंप्यूटर लगा हो ना, सिस्टम हमारी तरफ भी लगा हो, हम भी उसे वैसे ही देख रहे हो, तो फिर तो आसान है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा निजाम मौजूद ही नहीं है। वो कमरों में बैठ के, बड़े बड़े AC चिलरों में बैठ के ये सारे प्लान लगाई जा रहे हैं सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए। अब आज का जो नोटिफिकेशन आया है, 162 नंबर नोटिफिकेशन जारी किया पैलरा ने, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जो फर्द है जी वो आपको मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत 6,000 रुपये हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 950 से उसकी 6,000 रुपये कीमत कर दी। अगर आपने कीमतें बढ़ानी थी, यानी कि मौत दिखाकर बुखार लाया गया। हाँ, बिल्कुल मौत दिखाई गई और बुखार पर हमें मना लिया गया, तो ये ज्यादती है पंजाब की आवाम के साथ। मैं कहता हूँ ज्यादती है। भैया पहले कैपिटल इस्लामाबाद में ये चीजें लागू करें ना, जो आपने मॉडल बनाया हुआ है वहां पे, ये पिंडी में करें। तो आपने फैसलाबाद या मिंचनाबाद, साहिवाल, फोटाबाद से इन इलाकों में क्या ग्रीन सर्टिफिकेट चलाने हैं? अभी लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए, तो हम ग्रीन सर्टिफिकेट के पीछे भागेंगे। हमारे पास जो ट्रिपल यहाँ पे 2.5 मरले में 20-20 अफराद बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ से ग्रीन सर्टिफिकेट बनवाएंगे? अच्छा, पाकिस्तान में अगर जायदाद के तनाज़ात और जो पटवार खाने हमारे बने हुए हैं वहाँ की बात की जाए, तो वहाँ पे करप्शन के किस्से हमें जो है वो आम सुनने को मिलते हैं। कि मैनुअल आपने बात की, आसानी भी है, लेकिन उसके साथ उनके लिए भी आसानी है कि वो भी आसानी से उसको जो है वो उसके अंदर छेड़छाड़ कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो
पे चलाया जाए, अगर इसकी तमाम मसाइल दूर कर लिए जाएं, तो क्या ये मुतबादिल हो सकता है इस सारे निज़ाम का? सर ग्रीन सर्टिफिकेट फ़िलहाल मुतबादल नहीं है, आने वाले 15 सालों में मुतबादल नहीं है। पहले फैसलाबाद के जो चकूक हैं इनको आप ऑनलाइन करें, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर चलाएं ग्रीन सर्टिफिकेट का कि साथ साथ बनवाते जाएं आप कुछ रेशो में, वो साथ साथ बनने शुरू होंगे। कोई चीज़ें थोड़ी सी नेसेसरी कर दें भी, बैंक के लिए आपको ग्रीन सर्टिफिकेट लाजमी लाना पड़ेगा, तो फिर किसी और काम के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट लाजमी कर दें। आहिस्ता आहिस्ता ये मुंतकिल होते जाएंगे। अगर हम सभी के लिए कहेंगे ना कि रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको ग्रीन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो फिर सर रजिस्ट्री किसके लिए? फिर रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हैं आप साथ? फिर ग्रीन सर्टिफिकेट भी रहने दें, बिल्कुल। फिर उसके साथ रजिस्ट्री भी आपने करवानी, ग्रीन सर्टिफिकेट भी आपने, कब्जा आपका शो होगा वहाँ पे, यानी कि जो बंदा बैठा होगा पहले से कब्जा करके, वो साथ वो 2 हमसायों की गवाही डाल के, तो मतलब वो मकान का मालिक बन जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसमें सर जो मैनुअल की आपने बात की है ना कि मैनुअल का सिस्टम और कंप्यूटराइज सिस्टम, मैं कहता हूँ मैनुअल सिस्टम 100 टाइम कंप्यूटराइज सिस्टम से बेटर है। जैसे मैंने आपको कहा था, हम देख नहीं सकते। जो हमारा काम कंप्यूटराइज पे मैनुअल पे 4-5 हज़ार रुपये दे के पटवारी साहब को हो जाता है, वो कंप्यूटराइज में 50,000 लाख रुपए दे के भी नहीं होता। अभी एक 1-1.5 माह पहले की बात है, इन्होंने अराजी रिकॉर्ड सेंटर से बंदे को 1 से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। तो वहाँ पे सर 1 से 2 लाख रुपए से रिश्वत नीचे चलती नहीं है। वो पटवार खाने वाले, वो पटवारी उनको थोड़ा सा दबका चलाएं तो वो बेचारे 2,000 में भी दे देते हैं चीज़ आपको। तो वहाँ पे सहूलत ज़्यादा है। सही हो गया। अच्छा, हमारा निज़ाम जो मौजूदा है, अगर इसकी बात की जाए, हमारा जो अमला है वो एक लगे बंदी रूटीन में या एक लगे बंदे सिस्टम का हिस्सा बन के अभी काम कर रहा है इस टाइम। उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी थी इस हवाले से। जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी हम और आप हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि इसको पहले आसान किया जाता, आसान सतह पे या आसान तरीके से समझाया जाता कि ये है क्या, हासिल कैसे करना है। क्या समझते हैं कि हमारा जितना भी मौजूदा निज़ाम इस टाइम काम कर रहा है, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त हो या मुंतकिली हो, क्या वो इस इतनी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार था? सर नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार था। ज़ाती तौर पे भी कोई भी नहीं तैयार था। जितनी पीछे रजिस्ट्रियाँ ये 30 जून से पहले हो चुकी हैं, लोगों ने डरते हुए इसलिए करवा ली हैं कि बाद में ग्रीन सर्टिफिकेट का रौला फटा पड़ जाएगा तो हमसे बनने मुश्किल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के वरासी तनाज़ा चल रहे हैं, कोई आगे से ज़मीन मांग रहा है, कोई साइड से मांग रहा है, कोई कहता है मुझे फ्रंट दिया जाए। तो वो पहले तो कोर्ट ने वो हैंडल करने हैं मामला। जैसे वो कोर्ट मामला हैंडल करेगी, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कि इनकी डिवीज़न कैसे होनी है। सर हमारे प्रॉपर्टी अभी मुश्तरका खातों में मौजूद है, इनको पटवारी हजरात बड़ी मुश्किल से मैनुअली हैंडल कर रहे हैं। तो ये ग्रीन सर्टिफिकेट की तो बस की बात नहीं। उसमें अगर नक्शा वो गूगल का जो वो थोड़ा सा इधर हो जाए तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट क्या पहल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल ये बहुत मुश्किल निज़ाम है। अभी हम इस लेवल पर ही नहीं पहुंचे। मरीम नवाज साहबा को बताने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरे ख्याल वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी पटवार के निज़ाम को समझा ही नहीं है। ये जो मौजूदा पटवारी हैं, अगर ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते तो मेरे ख्याल आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरक्की कर जाना था। टैक्सेस इकट्ठा करने का नाम नहीं, निज़ाम को आसान बनाना और पैसे कलेक्ट करना फिर काम होता है। अब निज़ाम मुश्किल करते जा रहे हैं, पैसे की आपने बढ़ोतरी की, सिर्फ पंजाब में ही सारा कुछ चल रहा है और बाकी कहीं पर ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर आपने करना है तो उसको कैपिटल में लेके जाएं, इस्लामाबाद से लागू करें, वहाँ से हमें चला के कामयाबी से दिखाएं, फिर हम मानते हैं वहाँ पे तो निज़ाम बहुत अच्छा है ना। ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत अच्छा बनाया गया है, सड़कें भी वसी हैं, प्लाट भी खुले हैं, उनके वहाँ पे विरासती रोले भी नहीं है। तो अगर वहाँ पे कामयाब हो जाए तो फिर हम समझते कि ये पंजाब में काबिल अमल है। अच्छा, अदालती निज़ाम की तरफ वापस आते हैं। एक आम आदमी का जो एतमाद है अदालती निज़ाम के ऊपर कैसे बहाल हो सकता है? सर आम आदमी बेसिकली सभी झूठे हैं। हम किसी का कोई मसला बनता है ना सर, पुलिस में वो अगर वो उसकी लड़ाई हुई है, सर फटा है, तो वो चाहता है मेरी उंगली भी साथ टूटे, मेरे फायर भी शो हो। तो उसी मामला में वो रिश्वत देता देता आगे चला जाता है। वही पेचीदगियाँ आगे अदालती निज़ाम में जाती हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। जिसके फायर नहीं लगा होता उसकी ख्वाहिश होती है मैं सूहा लगा के अपनी फायर लगा के ले जाऊं, तो ये सामने आते। जजिस क्या ने इस हवाले से, इस निज़ाम को लेके वो क्या कंसर्न्स हैं उनके? सर
काफ़ी सारे जजेस जो कमिटेड होते हैं कि काम को ख़त्म होना चाहिए और वो काम ख़त्म करना भी चाहते हैं, वो कई दफ़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, डेट नहीं देते आगे। लेकिन हमारा सिस्टम ही लोगों का ऐसा है, एक अगर कोई दूध की दुकान पर काम कर रहा है तो कोई बार्बर शॉप पे काम कर रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिलती, फिर वो डिले कहीं ना कहीं हमारी एंड पर होता है। अच्छा, चलें, डिलेइंग टैक्टिस तो एक तरफ है ना, फ़र्ज़ करें एक केस है किसी भी अदालत के अंदर, एक रूटीन का केस है, अगर हम कोई हीनियस क्राइम की तरफ नहीं जाते, अगर जायदाद लड़ाई कि वो करके वो फौरी अदालतों से रिलीज हो जाते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट से। अच्छा, वो तो फौरन हो जाते हैं। ठीक है। पर बशर्त ये है कि पुलिस पेश कर दे। लेकिन पुलिस वाले भी फिर उन्होंने भी अपना माल पानी बनाना होता है, वो भी फिर 1-2 दिन रख लेते हैं। चलें, जितना डिले करेगा उतने पैसे ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें, अब मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि एक केस अदालत के अंदर जब चला जाता है, उसकी दरख्वास्त हो जाती है, जितना भी चालान चलें फ़र्ज़ करें पुलिस ने उसका जमा करवा दिया है अदालत के अंदर, अब उससे आगे जो उसकी प्रोसीडिंग है, अगर आइडियल सिचुएशन में देखा जाए तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए और हमारे कितना टाइम लगता है? सर, कुछ हमारे केसेस आइडियल भी हैं, जैसे हमारे नवीद मुख्तार घुमन साहब जो साबका बार प्रेसिडेंट हैं, उनका मर्डर हुआ था, वो 9 से 10 माह के अंदर उसका फैसला सुनाया गया था अदालत के अंदर। तो ऐसी बेशुमार मसाले मौजूद हैं, लेकिन वो ये कि इसमें सिर्फ जुडिशरी का ही कसूर नहीं, इसमें कोई 20% हम लॉयर्स का और 80% आम लोगों का कसूर होता है, जो अदालत टाइम पर नहीं आते, टाइम नहीं देते और ये रुसवा होने का, रोने का बहाना बनाते हैं। और ये आम अवामी हम जो लोग होते हैं, हम वकला से रिक्वेस्ट करते हैं जी आज डेट ले लें, अगली डेट पे हम पेश होंगे। तो ये चीज़ें सारी उसमें इंक्लूड होती हैं सर। फैसलाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, यहाँ पे आम तौर पे आप सबसे ज़्यादा केसेस कौन से देखते हैं? आपने शुरू में बात की थी खुला के केसेस के हवाले से, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में ये केसेस आ रहे हैं और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये? सर, ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ही है। अदम बर्दाश्त हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है बर्दाश्त। यहाँ पे कहते हैं कि माशरे में औरतें महफूज नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे मर्द भी महफूज नहीं है हमारी सोसाइटी में। कौन जालिम कौन भेड़िया किस टाइम या वो औरत की शक्ल में सामने आ जाता है या वो मर्द। ये कहाँ से निकल आए कोई पता नहीं चलता। सही हो गया। अच्छा, वापस आते हैं, जो हम ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, फ़र्ज़ करें अगर किसी जायदाद के ऊपर पहले से कोई अदालती हुक्मनामा मौजूद हो, मतलब हुक्म इम्तनाई आया हुआ हो, और या कोई फैमिली तनाज़ा उसका चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या फिर भी वैलिड होगा या फिर भी लिया जा सकेगा? सर, जो फैमिली तनाज़ा है उस पर तो स्टे लग जाता है, और जब स्टे लग गया तो हाँ, इसकी खूबी, कंप्यूटर सिस्टम की खूबी एक ये है कि जब तक स्टे लगा होता है तब तक आप फ़र्द नहीं ले सकते। ठीक है। उसको सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए पहले ये होता था कि आप फ़र्द लेके उसको सेल परचेज कर सकते थे। वो कच्ची पेंसिल से पटवारी हजरात लिख देते थे, तो उसकी आप सेल परचेज करते थे। लेकिन वो भी 70-80% पटवारी हजरात कंट्रोल करते हैं कि वो जिस पर अदालती स्टे हो वो ना दें, क्योंकि इसमें उनके भी मसले मसाइल आते हैं, नौकरी का मसला होता है, तो कोई भी अपनी नौकरी के साथ बंदा नहीं खेलता। तो इसमें तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि वो फिर उसका ग्रीन सर्टिफिकेट बनेगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि हमारे पास 40% मसाइल तो तकरीबन इसके हैं, हमारे तनाज़ात हैं, वरासी तनाज़ात चल रहे हैं, लोगों के बहन भाइयों के तनाज़ात चल रहे हैं, कुछ चाचे के साथ चल हम निज़ाम है, उसमें इस्लाहात के हवाले से क्या समझते हैं कि सबसे जो जल्दी करने की चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं?
सर इसमें छोटे जो केसेस होते हैं जैसे रेट पिटिशन है, इसमें रेट पिटिशन के लिए पुलिस कमेंट्स हमारे फैसलाबाद की जो क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस ये है कि पुलिस कमेंट्स आते हैं, हमारे वकला हजरात रेट पिटिशन दायर करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, जब वो पुलिस वाले बात सुन ना रहे हों तो फिर हमें जजेस से रिजू करना पड़ता है। तो उसमें सर मामला ये है कि उस रेट पिटिशन को जो पुलिस कमेंट्स नहीं आते वो जजेस को चाहिए कि खुद जुडिशरी का माइंड अप्लाई करते हुए उस पर डिसीजन दें, और अमूमन हमारी जुडिशरी जो है ना वो पुलिस कमेंट्स पर वो उसको केस को खारिज या ओके कर देती है। अच्छा, तो ये बड़े मसले मसाइल आते हैं, उसमें कई जो जेन्युइन किस्म के मसाइल होते हैं ना वो भी दरगुजर हो जाते हैं। हमने आज का टॉपिक जो रखा है उसमें हमारा पहला हिस्सा हमने रखा था कि लॉ इंटरप्रिटेशन। क्या समझते हैं कि आगाही कितनी ज़रूरी है आजकल के शहरी को, कितना कानून के हवाले से जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब जितनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर रही है, जितनी तेज़ी से मामलात हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स ऐसा कुछ ना कुछ फेस कर लेता है कि उसका मतलब उसको समझ नहीं आती कि इसके हवाले से वो क्या कर सकता है, कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं। क्या समझते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस कितना है हमारे पास? सर हम बेसिकली कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर इस मुल्क में कोई फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है ना तो वो सिर्फ वकील दे रहा है, लेकिन हम लोग उसे भी निशाना बनाते हैं। कैसे? अब पुलिस को जो फेस करते हैं ना वकला ही फेस करते हैं, महकमा जो फेस करते हैं ना वकला ही करते हैं, उनका प्रेशर जो है बर्दाश्त करते हैं। जैसे हमारे फैसलाबाद के जो लॉयर्स हैं 6000 प्लस हो गए हैं, और जो महकमों की बदमाशी है, जो महकमों का दबदबा है, वो अगर उनकी गैर कानूनी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वकील ही बर्दाश्त कर सकता है, दूसरा बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। और आम आदमी को चाहिए कि वकला का बाजू बने और वकला को कमज़ोर ना होने दे। जिस दिन ये आवाज़ खामोश होगी ना सर, उस दिन फिर महकमों ने आपको घरों से भी उठाना है। आपको जिस तरह आप CCD है उसके देख लें कई गैर कानूनी काम है। अब वो जो बच्ची के साथ मिस हैप हुआ, उसका मर्डर हो गया, तो CCD ने क्या किया, उस बगैर जब वो वहाँ से DNA टेस्ट ही नहीं अभी आया तो उससे पहले ही वो बंदा मार दिया, और पूरे शहर के अंदर उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था ना। तो ये मसाइल आते हैं, इन सभी को फिर कंट्रोल वकला करते हैं, वकला इनकी आवाज़ बनते हैं। तो हम आवाम, मैंने अक्सर फेसबुक पे देखा है जहाँ पे कोई वकील किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो फिर हम आम आवाम वकला को बदमाश, जालिम, ये है ही ऐसे, इनको ऐसे ही होना चाहिए। हम जालिम नहीं है, हम चाहते हैं कि निज़ाम स्मूथ चले, हम चाहते हैं कि पुलिस वाले अपने दायरा कार के अंदर रहें, हम चाहते हैं कि अगर वो इंक्रोचमेंट वाले हैं वो अपने दायरे के अंदर रहें, हमारी ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ प्रोफेशंस जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो लॉ का एक प्रोफेशन जो है, जो 5 साल की डिग्री हो गई है, जो नए आने वाले तलबा हैं जो ग्रेजुएट होके आ रहे हैं लॉ में, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है? क्या हमारे निज़ाम के अंदर नए आने वाले जो हमारे तलबा हैं या नए आने वाले वकला हैं उनके लिए इतनी स्पेस मौजूद है कि वो एब्जॉर्ब कर सके इतनी तादाद? सर बहुत मुश्किल हो गया है। एक नौजवान वकील के लिए जो लॉ करके आता है, पहले तो उसे 5 साल के लिए ना भुगतना पड़ता है, वो घर से ही पैसे लेके आता है, वो अपने सारे मामलात घर से चलाता है, उसको कोई केस नहीं देता, वो धक्के खाता है, कचहरियों के ठोकरें खाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कई हमारे यंगस्टर ऐसे भी हैं जो एक यूनिफॉर्म में साल निकालते हैं, तो वो उनकी मजबूरी होती है कि वो पहले 5 साल वो स्टडी में धक्के खा के आए होते हैं और 6 साल हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें जो इसकी महकमों की लीगल शिप है वो भी नहीं देने के लिए तैयार। और जैसे अखबार वगैरह उसमें आप उसके लीगल एडवाइज़र बनते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ हमारा नाम कार्ड ले लेते हैं रेफरेंस की बेस पर, हालांकि उसकी तो पे होनी चाहिए, लेकिन वो रेफरेंस की बेस पर हमारा नाम लगाकर हमें इस्तेमाल करके तो अपना अखबार ओके करवा लेते हैं। बाद में फिर हम देखते रहते हैं हमारे साथ हुआ क्या है, तो हमें कहीं से पे नहीं होता। हमें जो भी है अपने मसाइल के साथ खुद ही लड़ना पड़ता है। बार हमारी सरकर्दा होती है, लेकिन बार में भी हमारे कभी सदर सेक्रेटरी साहबान ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ खुद के मसाइल को हल करने के लिए आते हैं, वो भी वकला पर इतना फोकस नहीं करते। जैसे राना अली अब्बास साहब का दौर था फैसलाबाद के अंदर, उसमें बार में लैयर क्लब बना, बहुत सारी
चीज़ें उसमें क्रिएट हुई। तो हमारे जो है ना सदर सेक्रेटरी साहबान हैं, उनको चाहिए कि यंगस्टर पर फोकस करें। हमारे यकीन करें, वकील जो यंगस्टर आते हैं उनके किसी की मोटरसाइकिल के पीछे वो चप्पू नहीं होता है, किसी का मडगार्ड नहीं होता है, तो ये सूरत हाल हमें फेस करनी पड़ती है। तो हमारे सदर सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि अपने मसाइल से हटके बाहर के उन यंगस्टर जो नए वकला आते हुए हैं उनके लिए फ़ंड कायम करें, और अगर उनके लिए फ़ंड कायम होगा तो सर वो सर्वाइव करेंगे, वो कहीं और जॉब पुलिस में भी करेंगे। अगर वो पुलिस में भी अप्लाई करते हैं तो बतौर लीगल एडवाइज़र वो अच्छा वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारे बार का इस तरफ फोकस नहीं है। अगर कोर्स आउटलाइन की बात की जाए जो हमारी जामियात पढ़ाती हैं, आपके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे, डेफिनेटली आपको इतनी देर होगी प्रैक्टिस करते हुए, स्टूडेंट्स आपके साथ आके जुड़ते हैं। जब एक नया स्टूडेंट लॉ करके आता है, कितना नॉलेज उसके पास लॉ का उस टाइम होता है जो वो पढ़ के आता है? क्या वो इम्प्लीमेंट होने के काबिल होता है? क्या वो थ्योरी जितनी पढ़ के आ जाता है, क्या वो वाकई ही जो प्रैक्टिकल काम अदालतों के अंदर या पूरा एक निज़ाम हमारा है वो नॉलेज उसके मुताबिक होता है? सर पढ़ाई टू मच डिफरेंट है, और जब आप प्रैक्टिकल बनते हैं तब वो काम और सिमत की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ये कि पढ़ाई, जो बंदा पढ़ाई करके आया तो उसको ये पता हाउ ना होती है, उसको बैठे उठने के स्टाइल का पता, उसको अपने सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट का पता होता है। और जो बंदे पढ़ के नहीं आए होते या कहीं और से डिग्रियां लेके आते हैं, वो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक पढ़े लिखे बच्चे में और एक आम बच्चे में फ़र्क होता है सर। लॉ का जिसने अच्छे नंबर्स में पास किया हो, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिस है वो टोटल डिफरेंट है। वो लड़कियों के लिए भी डिफरेंट है और लड़कों के लिए भी डिफरेंट है। अच्छा, वकला के हवाले से आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वकला ही आवाज़ बनते हैं। वकला की आवाज़ कौन बनता है? सर कोई भी नहीं बनता, हमें तो दबाने पे लगे होते हैं। जब मुशर्रफ का मार्शल लगा था तब वो वकला ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। हमेशा किसी भी पार्टी पर या किसी भी इस मुल्क पर कभी भी आँच आती है, हमारे जजेस पर कभी भी आँच आए तो वकला ही उनकी आवाज़ बनते हैं। तो जब वकला की बारी आती है तो फिर कोई नहीं, फिर सिर्फ बार ही उनके साथ होती है, बाकी कोई भी उनके साथ नहीं होता। उनको दबाने के लिए लगे होते हैं। हमारी जुडिशरी भी हमें दबाने के लिए लगी होती है। बार और बेंच का चोली दामन का साथ तो बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत भयानक है, और सबसे पहले सवाब का काम समझकर वकला पर 7-8 लगाई जाती है ताकि इस आवाज़ को दबा दिया जाए। ये पता नहीं कहाँ से मंशूर निकला है कि इस आवाज़ को क्यों दबाना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हालांकि ये वो वाहिद आवाज़ है जो अवाम की रहनुमाई कर सकती है, अवाम को लीड कर सकती है, और इसने हमेशा से लीड किया है। जैसे कि आप देख लें कि कायदे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, दो कौमी नजरिया, वो भी वकील थे, और पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो भी वकील थे। तो जब यहाँ से वकला शामिल है तो फिर आप वकला को माइनस क्यों करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो वकला की आवाज़ दबाना चाहते हैं? तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा वकला की आवाज़ ना दबाएं, कल को शायद आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए इस मुल्क के लिए। अच्छा, पर्सनली एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम बड़े सालों से कवर करते हैं, बार के इलेक्शन भी कवर करते हैं, बार के सारे मामलात भी कवर करते हैं। बार के जब इलेक्शन होते हैं हर बार वीडियोज़ आती हैं कि वकला की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही होती है, सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, मैं बताता हूँ। इसमें वकला का जो है ना वो 15% रोल होता है, जो 85% लोग होता है, जो बाहर से लोग आते हैं ना जी, सुबह के आके बैठे होते हैं, ये 85% उनका रोल होता है, और वकला इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो उनसे वो लेवल पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आपने इस दफ़ा बार के इलेक्शन में नोट किया होगा कि फायरिंग बहुत कम हुई है। ना कलीमुल्लाह गिल साहब ने सपोर्ट किया इसको, और ना ही मियाँ तारिक साहब है उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे सदर साहब हैं। और इस दफ़ा बार ऐसा करने की कोशिश। वैसे तो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, फैसलाबाद में या ओवरऑल देखा जाए, एक कस्टमर के हवाले, कस्टमर के हकूक़ की अदालतें बनी हुई हैं जिन्हें हम कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं। एक आदमी को अगर कहीं से कोई ऐसा उसके साथ मसला आ जाता है, कोई प्रोडक्ट उसको गलत मिल जाती है, या कहीं पे सर्विसेज में उसको उस तरह की नहीं, जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो हमारी कितनी फ़ाल हैं?
सर कंज्यूमर कोर्ट हमारा काम कर रही है, लेकिन हमें इस चीज़ पर भी अवेयरनेस नहीं है आवाम को। वो इसको टाइम का वेस्ट करना समझती हैं। और हमारी ना फैसलाबाद में एक आदत बन चुकी, हम कोई भी चीज़ लेते हैं साथ रसीद नहीं लेते, और रसीद हम गुच्छू मुच्छू करके फेंक देती हैं, फोल्ड करके बास्केट में दुकान के बाहर ही फेंक देते हैं। बिल्कुल। जब वो रसीद फेंकते हैं ना तो समझ लिए हमने अपने सारे हाथ पांव बाजू काट दिए। और कई होटल या कई शॉपिंग मॉल ऐसे हैं वो आपको रसीद देते ही नहीं है, वो उस पर बार कोड लगा ही नहीं होता, वो सिर्फ फेक सी बना के दे देते हैं। हम कई जगह खाना खाते हैं तो हम उनसे वो पक्की रसीद मांगते हैं, तो वो भी नहीं देते। वो कहते हैं जी हम ऐसे ही देंगे। जैसे मैं ताबिश पे गया था एक दिन खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, वो वहाँ पे से पक्की रसीद मांगी, कहते हैं जी हम यही देते हैं। तो वो रसीद कहीं भी रिलायबल नहीं है, वो फेक सी रसीद बना के दे देते हैं। जहाँ पर भी हम जाएँ शॉपिंग करते हैं 100 की लें या 100 की लें, उनका जो पैड होता है उन पर हमें रसीद उनका जो बिल बनवा के वो लेना चाहिए, और उसको कम से कम कुछ अर्से के लिए संभाल के रखना चाहिए ताकि वो ख़राब हो तो बंदा उसको क्लेम कर दे। अच्छा, कितनी जल्दी ये, मेरा ख्याल है मैंने जहाँ तक सुना था कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं यहाँ पे आने वाले केसेस बड़ी रैपिडली हल हो जाते हैं और बाकायदा तौर पे लोगों को इंसाफ भी मिलता। हमें बहुत सारे केसेस में मिसालें ऐसी मिलती हैं कि लोगों को इंसाफ मिला है, जो प्रोडक्ट्स के कह लें ऑनर्स थे या जहाँ भी कोई मसला था उनको जुर्माना भी किया जाता है बाकायदा तौर पे। तो क्या सिर्फ अवेयरनेस आने से ये मसला हल हो सकता है? जी सर, जैसे आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है अवेयरनेस के हवाले से, अगर ऐसे प्रोग्राम हमारे लोकल लेवल पर होते रहेंगे ऑर्गेनाइज, जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के सामने, इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनमें अगर अवेयरनेस के प्रोग्राम होंगे तो ही पॉसिबिलिटी है। वरना जो इंजीनियर बन रहा है उसे इंजीनियर के मामला का पता है, डॉक्टर बन रहा है उसके डॉक्टर के मामला का पता है, जो कार मैकेनिक की तरफ जा रहा है उसे सिर्फ उसके मामला का पता है। बाकी कानून तो सबके लिए बराबर है ना, कानून का तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं पता। हमारे पुलिस आ जाए तो जान पे बनी होती है, कोई लीगल नोटिस आ जाए वो जान पे बन जाती है, उसको हैंडल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, और फिर आप लॉयर से बात करेंगे। और हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में एक ये भी बड़ा इशू है कि अवाम वकला की बजाय टाउट को तरजीह देती है। प्रॉपर्टी में भी वकला की बजाय डीलरों को तरजीह दी जाती है। जो डीलर होते हैं वो मुनाफाखोरी करके वकील तक पैसे पहुंचाते या नहीं पहुंचाते, लेकिन अवाम को चाहिए कि डायरेक्ट अपने लॉयर के साथ बात किया करें। कोई भी मामला तो आप कम से कम हर घर में एक वकील होना चाहिए। वकील वहां से होना लाजमी नहीं है, उनके पास उनके वकील का नंबर होना चाहिए। हमारे पास वकील के नंबर नहीं होता, हमारे पास मोहल्ले के चौधरी का नंबर होता है, टाउट का नंबर होता है। वो हमें वकील के जाने से पहले ही रुला देता है। वो इतने पैसे खा जाता है कि जब वकील तक मामला पहुंचता है ना वकील बता सकता है ना कुछ है, क्योंकि हमारे मसाइल जो बंदा लेके आया होता है हम बता नहीं सकते होते। लेकिन अवाम को यही चाहिए, अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मसला होता है तो वकील के साथ डायरेक्टली रब्ता करें। वकला हजरात फैसलाबाद में चैम्बर्स के लिए सिर्फ आपके लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। फाइनली प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ सजेशंस देना चाहें निज़ाम इंसाफ के हवाले से, और जो जायदाद के कवानीन के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें जो हैं या पॉजिटिव इस्लाहात क्या की जा सकती हैं ताकि सबको फ़ायदा हो सके? सर जायदाद के हवाले से तो बात ये है कि फ़िलहाल लोगों को कारोबार चलने दें। ये अभी 5-6 महीने जो बल्कि मेरे ख्याल 7-8 साल हो गए प्रॉपर्टी का फैसलाबाद में अरूज मैंने नहीं देखा, 7-8 साल हो गए हैं। तो अभी इन्होंने रेट्स कम किए हैं तो उनको फ़ायदा आवाम तक पहुंचने दें और आवाम को आगे ये बिज़नेस चलाने दें। ये बिज़नेस चलेगा तो आपकी बजरी, रेत और सरिया वगैरह वो आपका सेल परचेज में आएगा, वरना ये मार्केट वहीं पर स्टॉप है। अगर ये चीज़ें हिलेंगी तो मजदूर काम के लिए निकलेगा। और जैसे इमरान खान साहब के दौर में एक बात हुई थी कि वो चीज़ों को, प्रॉपर्टी को डाउन किया गया था रेट को, और उसमें कोरोना के दौर में तो उसमें फिर काम की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसमें काम बहुत ज़्यादा हो गया था, मजदूरी, लेबर, हर चीज़, हर बंदा खुशहाल हो गया था प्रॉपर्टी के मैटर में। तो अब मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ मरीम नवाज साहबा से कि ये ग्रीन सर्टिफिकेट को एक साइड पर रख कर ना तो अवाम की फलाह के लिए काम करें, इस काम को आसान करें ना कि मुश्किल बनाएं। अगर जो मैनुअल है उनको बारी बारी करके आप कंप्यूटराइज में लेके आएँ, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ कंप्यूटर मौजूद हो ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। जैसे ये डोमिसाइल बनाने जाते हैं ना
खिदमत मरकज़ में, तो कंप्यूटर दोनों तरफ सर्वाइव कर रहा था, हमें अपना नाम भी नज़र आ रहा होता है, चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी के अंदर करना चाहिए ताकि वो जो ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं ना दूसरी तरफ जो 1-2 लाख से नीचे बात नहीं करते, उनका काम ये ठप होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी सिरासल गुफ्तगू रही आपसे और कोशिश करेंगे कि दोबारा से भी आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि अभी रह गए हैं, इंशाल्लाह अगले जो हमारी सिटिंग होगी, अगली मुलाकात होगी, उसके अंदर शामिल करेंगे। सामीन, आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया था वो आपसे ही ताल्लुक़ रखता था, अदालती निज़ाम के हवाले से आज हमने बात की है, ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से आज हमने बात की है। बात यह है कि कोई भी निज़ाम जो है वो अच्छा या बुरा नहीं, बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे तरीके से हो जाए, बल्कि उससे पहले अगर उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर ली जाए, तो सबसे ज़्यादा यही पॉइंट जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि पूरी तैयारी के साथ जब कोई चीज़ लॉन्च होती है, कोई भी नया सेटअप लॉन्च किया जाता है, तो वो वाकई ही तौर पे बड़ा फ़ायदा देता है। और अगर ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से बात की जाए, नो डाउट कि अगर इसको तमाम तर इसके मसाइल दूर करके इसके अंदर जितने भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटल तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करके अगर इसको बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो डेफ़िनेटली जो डिजिटलाइज निज़ाम है उससे अच्छा कुछ नहीं है। और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे मसाइल जो हैं वो मैनुअल के बायस इस टाइम मौजूद हैं, वो हल भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबको ना सिर्फ ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए, बल्कि स्किलफुल बनाया जाए, आवाम को जो है वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाही दी जाए। और अगर अदालती निज़ाम के हवाले से बात की जाए, आज हमने पेंडिंग केसेस के हवाले से बात की, तो डेफ़िनेटली सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है। वकला हजरात हों, उसके साथ साथ अगर आवाम भी हों, तो गैर ज़रूरी केसेस जो हैं उसकी हमने आज बात की है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, जो कि छोटे छोटे केसेस हैं जिनका फ़ैसला शायद किसी जो मुसालती कौंसल होती है, मोहल्ले के अंदर बैठक होती है, उसके अंदर भी हो सकता है। तो वो केसेस अदालत के अंदर पहुंचते हैं और इसी तादाद का हिस्सा बन जाते हैं जो कि पेंडिंग केसेस की आज हमने बताई है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आने वाले जुमे को नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आरजे अहमद बिलाल को प्रोग्राम दी जर्नल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।